नमस्कार, मैं विलास उरकुड़े एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका प्लस प्रमेश इलिप पर। आज हम आपको एक प्रमुख बात से अवगत कराना चाहते हैं, वो ये कि हिंदी माध्यम से यूपीएससी लोक सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले हमेशा से ये शिकायत करते रहे हैं कि हिंदी माध्यम के लिए कोई भी प्राथमिकता नहीं देता है। हम उन विद्यार्थियों की इसी शिकायत को दूर करते हुए आजादी के बाद का भारत इंडिया की तस्वीर इस श्रृंखला को या ये कहे कि इस वीडियो सीरीज को ला रहे हैं, वो भी हिंदी में। इस श्रृंखला में हम आप तक विशेष जानकारियां ऐसे पहुंचाएंगे जिससे कि आप इंटरटेन भी हो और पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त कर सके। इन वीडियो में दी जाने वाली जानकारी पूर्ण रूप से यूपीएससी परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो बने रहिए हमारे साथ। किसी महान दार्शनिक ने कहा है कि अगर आप समस्याओं की तरफ ही देखोगे तो समाधान ढूंढना तो दूर सोच भी नहीं पाओगे। वैसे ही भारत की आजादी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो किसानों ने अपना पसीना बहाया, जवानों ने अपना खून बहाया, गांधी जी ने मास मूवमेंट किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सैन्य अभियान चलाया। और इन सब कारणों से हम देख पाए आजादी का सूरज यानी कि 15 अगस्त 1947 जिस दिन लाल किले पर तिरंगा चढ़ा, जिस दिन संसद पर तिरंगा फहराया गया, लेकिन इसी के साथ शुरू हुआ बिखरे हुए भारत का एकीकरण। क्योंकि जिस भारत को अंग्रेजों हमारे लिए छोड़ के गए थे, शायद उनके इरादे रहे हो कि हम तो एक हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन एक हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान की 565 अलग अलग टुकड़े भी, जिनको उन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार भारत में विलय होने या ना होने की स्वतंत्रता भी दी थी। परंतु भारत के कुछ महापुरुषों ने उसको कैसे वाजिब कर दिखाया, कैसे भारत को एक बनाया, जानने की कोशिश करेंगे हम इस सीरीज में। आजादी के बाद का भारत और इंडिया की तस्वीर। पहला अध्याय, राष्ट्र निर्माण, एकीकरण और चुनौतियां। इतिहास के पन्नों से आज हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं राष्ट्र निर्माण, एकीकरण और चुनौतियां। इसके साथ ही कुछ मध्यकालिक कार्य भी थे, जैसे संविधान का निर्माण, प्रतिनिधिक मूलक जनवाद और नागरिक स्वतंत्रता पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण, केंद्रों और राज्यों में उत्तरदायी और प्रतिनिधित्व व्यवस्था पर आधारित सरकारों की स्थापना के लिए चुनावों का आयोजन एवं आमूल भूमि सुधार के माध्यम से अर्ध सामंती कृषि व्यवस्था का उन्मूलन, राष्ट्र की रचना प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, उच्च क्षमता और आदर्श वाले महान नेताओं की मजबूत पंक्ति। इस समस्या का नेतृत्व भारत के सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण तथा समाज और राजनीति के जनवादीकरण के प्रति पूर्णतः समर्पित था। इसमें हम सबसे पहले समझते हैं विभाजन और उसके बाद स्वतंत्रता की खुशियां विभाजन की त्रासदी भी लेकर आई थी। इसी के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा और विस्थापन हुआ। इस प्रकार आरंभ में ही एकता और सामाजिक एकजुटता और उपनिवेशिक शासन द्वारा छोड़ी गई विरासत द्वारा चुनौती दी गई। विभाजन के समय विस्थापन का एक दृश्य। विरासत और विभाजन के मुद्दे, सीमाएं, विस्थापन और पुनर्वास। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आजादी में पाकिस्तान भारत के साथ था। इसी प्रकार ब्रिटिश भारत के विभाजन के कारण दो राष्ट्र अस्तित्व में आए, जिसका मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत के रूप में समर्थन किया गया था। वहीं 1940 के दशक की उग्र परिस्थितियों और कई अन्य राजनीतिक घटनाओं के कारण राजनीतिक स्तर पर कई बदलाव आए। उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश सरकार की भूमिका जैसी कई अन्य बातों के कारण पाकिस्तान के निर्माण की मान ली गई थी। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सीमाओं का सीमांकन करना था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तब माउंटबेटन की 3 जून की योजना के फलस्वरूप ब्रिटिश न्यायवादी सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 सीमा आयोग नियुक्त किए गए, एक बंगाल और एक पंजाब के लिए। लेकिन जनसंख्या के साथ साथ नदियों तथा पहाड़ी आदि को भी ध्यान में रखना था और इस कार्य के लिए 6 सप्ताह का समय निर्धारित किया गया।
फिर भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध था कि 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ महोदय ने अपने निर्णय की घोषणा की। इस निर्णय में धार्मिक बहुसंख्या के सिद्धांत का पालन करने का निर्णय लिया गया, जिसका अर्थ था कि ऐसे क्षेत्र जहां मुसलमान बहुसंख्या में है वहां पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा और शेष जनसंख्या में भारत का निर्माण किया जाएगा। इस धार्मिक बहुसंख्या के सिद्धांत ने अत्यधिक कठिन परिस्थितियों के साथ खलबली को जन्म दिया। आइए जानते हैं। ब्रिटिश भारत में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्या में हो। भारत के पश्चिमी पूर्वी हिस्से ही 2 ऐसे क्षेत्र थे जहां मुसलमान अधिक संख्या में निवास करते थे। इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि नए देश पाकिस्तान में 2 क्षेत्र होंगे, पहला पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन यहाँ भी सभी मुसलमान पाकिस्तान के हिस्से में नहीं जाना चाहते थे। सीमा के दोनों ओर आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी था जिन्हें अल्पसंख्यक कहा जा सकता था। जो क्षेत्र पाकिस्तान में था वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुसलमान आबादी थी। इसी वजह से दोनों तरफ के अल्पसंख्यक भय के वातावरण में रहते थे और विभाजन के दौरान क्रूर हिंसा से अपने जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने अपने घर तक छोड़ दिए। यह निर्णय जिस इंसान रेडक्लिफ ने लिया था उसे भारत के बारे में कोई भी पूर्व ज्ञान नहीं था। ऐसे ही सलाहकार और विशेषज्ञों की उस समय कमी भी थी और इस निर्णय के लिए जो समय सीमा तय की गई थी 6 सप्ताह, वह किसी एक बड़े राष्ट्र के विभाजन के लिए बहुत ही कम समय था। परिणाम विभाजन के बाद हमें देखने को मिला। वर्ष 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। यह भी कह सकते हैं कि मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से यह एक माना जाता है। सीमा के दोनों ओर क्रूर अत्याचार और बलात्कार हुए। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में बदल गए। इनमें कई घटनाएं ऐसी भी हुई जिनमें परिवार के सम्मान को संरक्षित रखने के लिए महिलाओं को अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा मार दिया गया था। वित्तीय संपदा के साथ साथ सरकारी अधिकारियों के टेबल, कुर्सियों और यहाँ तक कि पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ था। यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि विभाजन के समय हुई हिंसा में 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसी में अब हम जानेंगे विभाजन के बाद राहत और पुनर्वास। उस समय की भारत सरकार ने पाकिस्तान से आए लगभग 60 लाख शरणार्थियों के पुनर्वास उन्हें राहत प्रदान करने में सफल रही थी। बम्बई के कोलीवाड़ा और कुरुक्षेत्र में शरणार्थी शिविर स्थापित किए गए थे। भारत सरकार द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि पश्चिम बंगाल से आने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों को कुरुक्षेत्र के शरणार्थी शिविर में रखा जाए। वहीं खुले मैदान पर तंबुओं का एक विशाल शहर स्थापित हो चुका था। कुछ हिंदू और सिख भाई नवनिर्मित पाकिस्तान के अत्याचारों से दबे सड़क, रेल, समुद्र मार्ग द्वारा पैदल ही भारत चले आए। लेकिन यहाँ से भी यानी कि भारत से पाकिस्तान की तरफ भी एक बड़ा प्रवास हुआ था। इस प्रकार पंजाब के पूर्वी हिस्से में मुसलमानों द्वारा खाली की गई भूमि पर शरणार्थियों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया। विभाजन के इस बुरे स्वप्न से निपटने के बाद भारतीय नेतृत्व ने भारत को एकीकृत करने और अपने आंतरिक मामलों की देखभाल करने का अब समय आ चुका था। एकीकरण की योजना 1947 के बाद किए जाने वाले राष्ट्रीय एकीकरण की व्यापक रणनीति में शामिल थे। क्षेत्रीय एकीकरण, राजनीति और संस्थान संसाधनों का संगठन, अर्थतक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाली नीतियों को अपनाना, असमानता को समाप्त कर अवसरों की समता प्रदान करना। विभाजन और एकीकरण ब्रिटिश भारत को 2 हिस्सों में बांट चुके थे। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे तो दूसरे हिस्से में देसी रियासतें। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांतों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा
नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे जिन्हें देसी रियासतें या रजवाड़े कहा जाता था और उन देसी रियासतों पर राजाओं का शासन था। इन राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या यह कहे कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी और उसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों पर शासन चलाते थे। विभाजन के बाद भारत एवं देसी रियासतों को एक प्रशासन के अंतर्गत लाना प्रायः राजनीतिक नेतृत्व के सामने सबसे महत्वपूर्ण कार्यभार था। औपनिवेशिक भारत में लगभग 40% भूभाग छोटे और बड़े ऐसे 565 रियासतों द्वारा घिरा था, जिस पर शासन करने वाले राजाओं को ब्रिटिश परमाउंटेसी यानी कि ब्रिटिश सर्वोच्च के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्वायत्तता प्राप्त थी। ब्रिटिश शासन उन्हें अपनी जनता से बचाने के साथ साथ बाहरी आक्रमणों से तब तक बचाती थी जब तक वे अंग्रेजों की बात मानते रहे। जैसे ही ब्रिटिश सरकार भारत से वापस जाने के लिए तैयार होने लगी, वैसे ही 565 रियासतों में से कईयों ने आजादी के सपने देखने शुरू कर दिए थे। तब बहुत ही कुशलता और दक्षतापूर्ण राजनीतिकता के साथ प्रलोभन और दबाव का प्रयोग करते हुए सरदार पटेल ने सैकड़ों रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराने में सफल हुए। कुछ रियासतों ने अप्रैल 1947 की संविधान सभा में शामिल होकर समझदारी और यथार्थता के साथ प्रायः कुछ हद तक देशभक्ति दिखाई, परंतु अधिकांश राजा इससे अलग रहे। त्रावणकोर, भोपाल और हैदराबाद की रियासतों ने सार्वजनिक रूप से यह घोषित किया कि वे स्वतंत्र दर्जे का दावा पेश करना चाहते हैं। इसके बाद सरदार पटेल का अगला कदम माउंटबेटन को भारत के समर्थन के लिए मनाना था। माउंटबेटन द्वारा 25 जुलाई को चेंबर ऑफ प्रिंसेस के समक्ष दिए गए भाषण में अंततः राजाओं को राजी कर लिया, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने विलय पत्र पे हस्ताक्षर करने से आनाकानी की, जिनमें त्रावणकोर, जोधपुर, भोपाल, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर अधिकांश रियासतों ने भारतीय संघ में अपने विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस सहमति पत्र को ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, लेकिन इनमें भी जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद तथा मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। आइए जानते हैं कैसे। जूनागढ़ सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी जो चारों ओर से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी, इसलिए पाकिस्तान के साथ इसका कोई भौगोलिक सामीप्य नहीं था। फिर भी इसके नवाब मोहब्बत अली खान ने 15 अगस्त 1947 को राज्य का विलय पाकिस्तान के साथ घोषित कर दिया था। हालांकि राज्य की जनता जो सर्वाधिक हिंदू वह भारत में शामिल होना चाहते थे और नेहरू और पटेल चाहते थे कि इसका निर्णय जनमत संग्रह के आधार पर होना चाहिए। इसके उपरांत भारतीय सेना राज्य में प्रवेश कर गई और 20 फरवरी 1948 को रियासत के अंदर एक जनमत संग्रह कराया गया जो व्यापक रूप से भारत के साथ विलय के पक्ष में गया। 1947 से पहले कश्मीर में राजशाही थी। इसके हिंदू शासक हरि सिंह भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे और पाकिस्तानी नेता ये सोचते थे कि कश्मीर पाकिस्तान से संबद्ध है क्योंकि राज्य की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है, लेकिन यहाँ के लोग स्थिति को अलग नजरिए से देखते थे। वे अपने आप को कश्मीरी पहले बाकी कुछ बाद में मानते थे। 22 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से पाकिस्तानी सैनिक अफसरों के नेतृत्व में कबलाइयों ने कश्मीर की सीमा का अतिक्रमण किया और तेजी से कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे और महाराज की अकुशल सेना आक्रमणकारी सेनाओं के सामने ज्यादा देर नहीं ठहर सकी। घबराकर 24 अक्टूबर को महाराज ने भारत से सैनिक सहायता की अपील की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत भारत अपनी सेनाएं कश्मीर में तभी भेज सकेगा जब राज्य का औपचारिक रूप से भारत में विलय हो चुका होगा। तब वीपी मेनन कश्मीर गए और 26 अक्टूबर को महाराज ने कश्मीर को भारत में विलय कर शेख अब्दुल्ला को रियासत के प्रशासन का प्रमुख बनाने के लिए तैयार हो चुके थे। हैदराबाद भारतीय क्षेत्र से पूर्णतया घिरा हुआ हैदराबाद देसी रियासतों में सबसे बड़ा राज्य था। नवंबर 1947 में
निजाम ने भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता 1 साल के लिए रखा गया था और पटेल उस पर कोई भी निर्णय थोपने की जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं थे। निजाम के साथ संधिवार्ता का लंबा समय खींचने के कारण जून 1948 तक सरदार पटेल अधीर हो चुके थे। उन्होंने नेहरू को लिखा कि अब निजाम को यह बताने का समय आ गया है कि हमें बिना शर्त के विलय की स्वीकृति और एक उत्तरदायी सरकार के गठन से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। तब अंततः 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई और इसी ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया था। लगभग 3 दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः नवंबर 1948 में भारतीय संघ में विलय को स्वीकार कर लिया। वहीं पर मणिपुर में महाराजा ने जून 1948 में मणिपुर में चुनाव आयोजित किए गए और मणिपुर भारत का पहला भाग बना जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव संपन्न हुए थे। तब भारत सरकार ने सितंबर 1949 में मणिपुर के महाराज पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दे और मणिपुर के भारत में विलय होने के बाद भारतीय संघ में देशी रियासतों के विलय का कठिन कार्य पूर्ण हो चुका था। फिर शुरू हुआ फ्रांसीसी और पुर्तगाली बस्तियों का एकीकरण। देशी रियासतों के एकीकरण के बाद भी 2 मुख्य समस्याएं अब भी विद्यमान थी। ये थी भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों पर पौंडीचेरी और गोवा के आसपास फैली हुई फ्रांसीसी और पुर्तगाली स्वामित्व वाली बस्तियां। एक लंबी संधिवार्ता के बाद पौंडीचेरी और अन्य फ्रांसीसी आधिपत्यों को 1954 में भारत को सौंप दिया गया। तब भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश बना जहां लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं और विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं और विभिन्न धर्मों के लोग अपनी संस्कृति और परंपरा का अनुसरण करते हैं, जिसे हम सभी भारतीयों का देश भारत कहते हैं। तो यह था आजादी के बाद का भारत का पहला अध्याय, राष्ट्र निर्माण, एकीकरण और चुनौतियां। हम इसके अध्याय 2 में देखेंगे लोकतंत्र की प्रक्रिया, चुनौतियां और उपलब्धियां। आजादी के बाद का भारत, इस श्रृंखला के नोट्स डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां से अपनी सुविधा अनुसार उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं प्रमेश जैन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस श्रृंखला को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे दी। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हमसे जुड़े रहे, क्योंकि हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को। अगर इस सीरीज पर आपके रिव्यू अच्छे आते हैं तो हम इसी मनोरंजक तरीके से पढ़ाई करने में आपकी सहायता करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें आप भी सुझाव दें कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। हम फिर बहुत जल्द आपसे होंगे रूबरू। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।